हेलो दोस्तों कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो हमारी भावनाओं, सपनों, आशाओं, अनुभवों से बनी होती हैं और हम सब किसी न किसी कहानी से जुड़े हुए होते हैं। और कभी कभी तो कुछ कहानियाँ हमें हमारी अपनी कहानी लगती है। कुछ ऐसी ही है आज की कहानी। एकदम अलग सी दुनिया की खिड़की खुलती है इस कहानी में, किसी पुरानी डायरी के द्वारा। नमिता सचान जी की सुंदर लिखित मृदुल कहानी खिड़की आज मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। तो प्रस्तुत है नमिता जी की कहानी खिड़की। उन दिनों उदय की पुरानी किताबों की दुकान मेरी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। दुकान भी कहाँ, एक बहुत पुराने बड़े से पेड़ के नीचे बांस लगाकर कपड़े तानकर छत और दीवारें बनाई हुई थी। बस वहीं कुछ गड्डियों में लगी, कुछ ढेर में पड़ी रहती थी किताबें। उदय ये किताबें रद्दी वालों से खरीदता था। स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम की कोई पुस्तक नहीं होती थी वहाँ। हाँ, इंग्लिश, हिंदी के उपन्यास, कविता संकलन, आत्मकथा, ललित लेख, गरज की हर विधा की पुस्तकें कौड़ियों के मूल्य में उपलब्ध हो जाती थी उसके पास। मैं उदय की नियमित ग्राहक थी, तो हमारी बातचीत भी काफी होती थी। और कभी कभी उसे लगता था कि कोई किताब मुझे पसंद आ सकती है, तो वह उसे बेचने वाली किताबों से अलग करके रख लेता था और मेरे ना खरीदने पर ही उसे बेचने वाली किताबों में मिलाता था। एक छोटी सी मचिया भी रहती थी उदय की दुकान में, जिस पर बैठकर मैं कई बार बहुत देर तक किताबों को उलटती पलटती रहती थी और उदय से बतियाती भी रहती थी। पिता की असमय मृत्यु के कारण उदय स्कूली पढ़ाई तो बहुत अधिक नहीं कर पाया था, पर किताबों के बीच रहते रहते उसे किताबें पलटने पढ़ने की आदत पड़ गई थी। इसी वजह से उसकी बातों में परिपक्वता, संवेदनशीलता आ गई थी। उससे बात करना किसी मंचीती किताब में ऊब चूब होने से कम सुखकर नहीं होता था। तो ऐसी ही एक फुर्सतिया दोपहरी में मैं मचिया पर जमी हुई किताबों को खंगाल रही थी और उदय से बतियाती भी जा रही थी कि मेरी दृष्टि पीछे की तरफ किताबों से हटकर रखी एक बहुत पुरानी, थोड़ी फटी सी डायरी पर पड़ी। उदय, वह वहां पर क्या है? मैंने डायरी की ओर उंगली दिखाकर कहा। दीदी, वह किताब नहीं है। हाँ, वह तो मुझको भी दिख रहा है, पर है क्या? कहाँ से आई? दीदी, 2 दिन पहले एक रद्दी वाले से किताबें छांट कर ले रहा था, तो अचानक ही यह डायरी हाथ में आ गई। किसी की व्यक्तिगत डायरी लगती है। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि किसी का मन यूं ठेले में धेले भाव बिकने के लिए तो नहीं है, और मैंने किताबों के साथ इसे भी खरीद लिया। फिर पढ़ी क्या? उदय के चेहरे पर एक अजब सा संकोच उतर आया। झूठ नहीं बोलूंगा दीदी, थोड़ी सी पढ़ी, पर किसी लड़की की डायरी है, कैसी तो झिझक होती है पढ़ने में, जैसे चोरी कर रहा हूं। मन तो करता है पर पढ़ नहीं पा रहा। अचानक से उसके चेहरे पर चमक आई। दीदी, आप तो पढ़ सकती हो, आप तो लड़की हो, सहेली से बात करने जैसा होगा ना आपके लिए तो। अच्छा, फिर मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। फिर कुछ नहीं, और उसने डायरी उठाकर मेरी ओर बढ़ा दी। मेरे भीतर भी उत्सुकता तो खदबदाने लगी थी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ा, डायरी पकड़ ली और उसे अपने पैरों पर रख लिया। धीरे से डायरी पर हाथ फिराया।
बहुत धूल से अटी थी दीदी, मैंने साफ की है। कभी शायद रही होगी चमकीले कत्थई रंग की, और सुनहरे अक्षरों से लिखा होगा उस पर कुछ, शायद किसी संस्था का नाम और सन। पर अब साफ करने के बाद भी धूल के कण चिपक कर बैठे थे कहीं कहीं। समय की धूल, उसी समय की धूल और सुनहरे लिखे हुए का एहसास कराते इक्का दुक्का कण। छोटी लकीरें दिख रही थीं। मैं हाथ फिराती बैठी रही थोड़ी देर। उदय एक आध ग्राहकों को निपटाकर मेरी ओर मुड़ा। दीदी, इतना आसान नहीं है ना? हाँ रे, कैसा तो मन कर रहा है। लग रहा है किसी के घर में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सच। अच्छा दीदी, कितनी पुरानी डायरी है? मुझे लगा उदय ने रास्ता खोल दिया हो जैसे, वरना अकेले तो मैं इसे ऐसे ही लिए बैठे रहती। शायद पहला पन्ना पलटने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। मैंने धीरे से कवर खोला। 53 साल पहले का सन छपा हुआ था। पन्ने भुरभुरे से होने की कगार पर थे। अच्छा उदय, अगर यह डायरी जिस साल की है उसी साल लिखनी शुरू की गई होगी, और जिसने लिखी है उनकी उम्र उस समय 16-17 भी मान लें, तो अगर वे होंगी तो 70 के आसपास तो होंगी ही ना? होंगी? नहीं, पता नहीं। उदय भी जैसे मेरी तरह कहीं बहुत दूर, बहुत पीछे चला गया हो। तो मैं इसे ले जाऊं? हाँ, मैं तुम्हें बताती रहूंगी। उसने सिर हिला दिया, बोला कुछ नहीं। कुछ मनस्थितियां शायद उनके लिए कुछ शब्द ही नहीं बने होते। मैंने संभाल कर डायरी पर्स में रखी और खरीदी हुई किताबें लेकर चल पड़ी। मन भी थोड़ा भारी हो गया था और कदम भी धीरे धीरे उठ रहे थे। कौन होगी वह? क्या उसने कभी सोचा होगा कि उसके मन की खुली किताब एक दिन किसी अनजान अपरिचित लड़की के हाथ होगी? कौन, क्या, कैसे, कब, क्यों, ना जाने कितने सवाल भीतर ही भीतर गड्ढमड्ढ हो रहे थे। और फिर उस रात अपने कमरे के एकांत में मैंने पलटा डायरी का पहला पन्ना। स्याही धूमिल पड़ गई थी, पर कितने सुघड़ अक्षर थे। कैसी रही होंगी लिखने वाली? जरूर सुकोमल, कमनीय रही होगी। अगर बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ पाई होगी तो भी किताबों की संगत में जरूर रही होगी कभी न कभी। सरज, सहज और भावपूर्ण अभिव्यक्ति तो ऐसा ही कुछ इंगित करती थी। ना तारीखें दर्ज थी, ना सन, ना बहुत ही नियमित तरीके से लिखी गई थी डायरी। शायद इतनी सुविधा समय ही नहीं था लिखने वाली के पास कि अपने हिस्से का इतना सा सुख भी वो सलीके से जी लेती। टुकड़े टुकड़े में जोड़कर जो तस्वीरें बनी, उससे मैं यही समझ पाई कि वे एक भरे पूरे घर की सबसे छोटी जवान विधवा बहू थी। सारे दिन चक्कर घिन्नी की तरह घर के काम से ऊपर नीचे करती और देर रात 2 मंजिली छत की छोटी सी कुठरिया में आ पड़ती। छत भी क्या, उस चौकोर से हिस्से के चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी। आसपास के किसी घर का कोई हिस्सा वहां से नजर ही नहीं आता था, सिवा कुछ दूरी पर बने संकरे बहुत ऊंचे घर की एक दीवार के, जिसमें जड़ी एक खिड़की कभी खुलती ही नहीं थी। और फिर एक दिन जब दोपहर वह छत के उस हिस्से के एक कोने में घुटने में सिर डाल के
हिलक हिलक कर रो रही थी, तो पता नहीं उसे कैसे आभास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। मुंह उठाया तो सामने दीवार वाली खिड़की खुली थी और दो आंखें लगातार उसे देख रही थी। पता नहीं उसे क्यों लगा कि ये आंखें उसे पहली बार नहीं देख रही हैं। उसने कभी ध्यान नहीं दिया। कहाँ समय ही रहता है उसके आसपास ध्यान देने का। अपने हाथ अपनी आंखों तक ले जा आंसू पोंछ लेने का इशारा किया। पता नहीं क्या था इस छोटी सी बात में कि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने आंसू पोंछ लिए। आगे के कुछ पन्नों में कुछ कुछ पंक्तियां लिखी गई थी और फिर बहुत जोर से आगे पीछे लाइनें करके काटी गई थी। जैसे होता है ना कभी कभी कि मन में जो कुछ कह रहा होता है वह हम समझ रहे होते हैं पर सुनना बिल्कुल नहीं चाहते। कुछ जो उग रहा होता है हल्का हल्का, उस पर कस कर बुलडोजर चलाने जैसा। एक पन्ने पर लिखा था कैसे नीचे तुलसी के घेरे में एक नया नन्हा सा पौधा निकल कर आया था और वह सास से अनुरोध कर छत पर गमले में लगाने को ले आई थी। बात धार्मिक मान्यताओं की थी तो सास मना नहीं कर पाई थी और फिर कुछ देर को शाम को भी छत पर जाने का नियम बन गया। वह दिया जलाती थी तो दो हाथ उधर भी जुड़ जाते थे। रिश्ते भी ना जाने कैसे कैसे जुड़ जाते हैं। यही बात हमने कही थी उदय से उस दिन और उसने ललक कर समर्थन किया था। सो तो है दीदी, अब देखिए ना दीदी, जिनकी डायरी है उन्हें तो हम आप बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन उनसे भी तो कैसा रिश्ता जुड़ गया है। जब आप डायरी में लिखी उनके थोड़ा सा भी खुश होने की बात बताती हैं तो उस दिन मन खुश रहता है और उनका दुख सोचकर मन दुखी हो जाता है। किताबों की संगत सच आदमी को बहुत संवेदनशील और समझदार बना देती है। बाल खोलने के अनुरोध वाली उस घटना मैं उदय से साझा नहीं कर पाई थी। कुछ संकोच सा हुआ था, पर उस दिन मेरे अपने मन में सारे दिन जैसे फुहारें झरती रही थी। लिखा था, क्या उतनी दूर से मेरे कसे बंधे जूड़े के बावजूद उसको यह आभास हो गया था कि मेरे बाल लंबे घने हैं? पता नहीं, पर उस दिन इशारे से बाल खोलने का अनुरोध आया। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई और जब समझ में आया तो थोड़ी देर को एकदम हतप्रत सी हो गई। मना किया मैंने सिर हिलाकर कई बार, पर अनुरोध, आग्रह, जिद, मनुहार का सिलसिला जारी रहा। कभी कभी मुझे अचरज भी होता था कि इतनी दूर से वह अपने हर मनोभाव को केवल इशारों से कैसे व्यक्त कर लेता है, या फिर यह मेरे ही मन की कलाकारी है, पता नहीं। पर उस दिन सब लोग गांव गए थे परिवार की किसी शादी में, तो मेरे पास समय था बहुत। मैंने बाल धोए भी थे पर आदतन कस कर जूड़ा बांधा था। छत पर गई। यूं तो अमूमन उस समय खिड़की खुलती नहीं थी, पर उस दिन खुली थी। उसने फिर अपना अनुरोध दोहराया। उसे पता नहीं था उसका वह अनुरोध मेरे भीतर कितना दर्द जगाता था। आकाश को भी मेरे खुले बाल कितने पसंद थे। वे जब सामने होते थे तो मेरे बाल बंधे रह ही नहीं पाते थे। मेरे खुले बालों में चेहरा छुपाना, जोर की सांस ले गुनगुनाना आकाश के प्रिय शगल थे।
आकाश के ना रहने पर अम्मा जी ने कितने ताने दिए थे कि सधवा औरतों का खुले बाल घूमना कितना बड़ा अपशगुन होता है। यही सब हरकतें डस गई उनके लड़के को, और भी ना जाने कितना और क्या क्या। वो तो आकाश के आखिरी शब्द थे, और वह भी उन्होंने अपनी अम्मा से ही सबके सामने कहे थे कि अगर मेरे बालों को कुछ नुकसान पहुंचाया गया तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बड़बड़ाती रही थी अम्मा बहुत दिन कि पता नहीं यह लड़का कैसे मन पढ़ लेता था। जा रहा था पर चिंता थी बालों की, जैसे उन्हीं में जान बसती हो। पर इन सब के बावजूद उन्होंने मेरे बालों के बारे में उस दिन के बाद कुछ नहीं कहा था। आखिर माँ है ना, जाते हुए बेटे के शब्द तो सुनी रातों में उनके कानों में भी गूंजते होंगे। बल्कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी पीठ मेरे बालों पर उनकी नजर काफी देर तक ठहर कर रह जाती है। अब क्या अपने बेटे के होने को महसूस करने का उनका तरीका है? कभी कभी मुझे लगता है कि दुख उनके भीतर भी कहीं बहुत गहरे ठहरा हुआ है, और बेटों और उनके बच्चों से भरे पूरे परिवार में वे अपने सबसे लाडले छोटे बेटे के जाने के दुख को खुलकर व्यक्त भी तो नहीं कर सकती थी ना, बात बेबात पर। अरे लो, कहाँ भटक गई मैं। ऐसा ही होता है मेरे साथ। इस मन का भी ना कहाँ से शुरू होता है, कहाँ दौड़ जाता है। हाँ, तो फिर बाल खोलने का अनुरोध किया उसने। मैंने नजर उठाकर आसमान की ओर देखा। खूब चटक नीला आसमान, और मेरी छत पर टिका बादल का एक टुकड़ा। मुझे लगा जैसे वह टुकड़ा मेरे लिए ही रुका है वहां। मैंने कहा उस बादल से, खोल लूं क्या? जैसे कि आसमान के सीने में वह मेरा आकाश हो। और लो, धीरे से उस बादल में एक फांक सी हो गई, बिल्कुल मुस्कुराते चेहरे से, जैसे आकाश ने ही किलक कर हामी भर दी हो। मैंने धीरे से खोल दिया अपना जूड़ा और सिर घुमाकर देखा खिड़की की ओर। सच कहूं, उस चेहरे पर आकाश का चेहरा जैसे गडमड होने लगा था। फिर धीरे धीरे वही चेहरा अपनी पूरी सौम्यता और गांभीर्य के साथ स्थिर हो गया था, और मेरे भीतर भी हमेशा के लिए स्थिर हो गया एक टुकड़ा सुख। यह उस डायरी का सबसे लंबा वृतांत था। शायद वह उस दिन सच में फुर्सत में थी। घटनाक्रम जैसा तो कुछ नहीं था उस डायरी में, पर हां, फुटकर वाक्य थे खुशी झलकाते। एक पन्ने में था, आजकल मेरी छत की धूप में चमक बढ़ गई है। मुझे लगा था लिखते समय वह जरूर हल्का हल्का मुस्कुरा रही होगी, या फिर हो सकता है कुछ गुनगुना भी रही हो। हां, एक पन्ना और था। चांद की रोशनाई में कलम डुबो कर लिखा गया। सर्दियों के महीने की पूरी चांद वाली रात थी, और उधर खिड़की बंद ही नहीं हो रही थी। इधर से ये अनुरोध कर रही थी खिड़की बंद कर लेने का, पर उधर तो जैसे ना सुनने की कसम खाई हो। ऐसे भी कोई करता है भला? कैसी तो ठंड है, तबीयत खराब हो जाएगी। पर उधर से तो ना। ये अपनी कुठरिया के अंदर चारपाई पर आ बैठी थी। दरवाजा भी भेड़ दिया हार कर, पर मन कहाँ माना। फिर झांक कर देखा तो खिड़की वैसी ही खुली,
और वह खिड़की के सामने वैसे ही। हार कर इसने अपनी खटिया दरवाजे तक खिसकाई और रजाई ओढ़कर बैठ गई। उधर भी एक कुर्सी खिसकाई गई और कंबल सिर से लपेट जम गए साहब। फिर रात सरकती रही और फिर उसके बाद कुछ दिन जब छत और खिड़की पर एक साथ छींकें आती तो दोनों मुस्कुरा उठते। सच है ना, साथ यूं भी तो निभाया जाता है। फिर एक दिन उसने इशारा किया खिड़की बंद करने का, जाने का। कहाँ समझ पाई थी ये सब कुछ। ये कुछ भी ठीक से और समझने का जरिया भी तो नहीं था। मन को तसल्ली दी थी कि किसी काम से कुछ दिनों के लिए शायद कहीं जाना हो, पर फिर वह खिड़की कभी नहीं खुली थी। इसे दिखाकर खिड़की की छड़ से जो तारे के आकार का कुछ बांध गया था, वह रोज देखती थी उसे। वह अंधेरे में रोशनी के बिंदु सा चमकता था और हर सांझ तुलसी पर दिया बार वह लौ को उस ओर बढ़ा देती थी। और बस फिर कुछ नहीं, डायरी खत्म। मैं ठगी सी बैठी रह गई। बहुत झुंझलाहट हो रही थी, रोना भी आ रहा था। ये अभी कोई बात हुई? ऐसे कैसे? ना नाम, ना पता, ना कोई सिरा। क्यों भला लगी है डायरी मेरे हाथ? जीवन भर एक कचोट सी रहेगी। पता नहीं कभी मिल भी पाए वो दोनों या नहीं। कभी क्या बदली होंगी परिस्थितियां? कहाँ चला गया होगा वो अचानक? कब तक प्रतीक्षा की होगी उसने? कहाँ ले गई होगी जिंदगी उन दोनों को? अलग अलग ही कहीं गुम हो गए होंगे इतनी बड़ी दुनिया में। हर रात सोने के लिए लेटते ही मेरे मन में बंद खिड़की पर चमकता सितारा और छत पर की तुलसी में जलते इकलौते दिए की लौ हल्के हल्के कपकपाने लगती। कुछ कहानियां खत्म होने के लिए बनी ही नहीं होती शायद।